मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है इसमें वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के स्रोत और इसके दुष्प्रभाव बताइए। तो वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? तो पहले वायु प्रदूषण की इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। तो वायु में गैसों की एक निश्चित मात्रा होती है, जैसे वायु में 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंट होती है 0.03% होती है। अन्य गैसें 0.07% होती हैं। किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा कम या अधिक हो सकती है, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वायु प्रदूषण की परिभाषा क्या हो गई? तो वायु में मिलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं, तो मानव या पेड़ पौधों के जीवन को हानि पहुंचाती हैं, वो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के जो स्रोत हैं वो क्या हैं? तो वायु प्रदूषण के स्रोत हैं जैसे फैक्ट्रियां, वाहन। तो वायु प्रदूषण के जो प्राकृतिक स्रोत और मानवीय स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत हम देख लेते हैं, जैसे ज्वालामुखी फटना, ये प्राकृतिक स्रोत है। तूफान, आंधी, तो ये सब वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत है। वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत क्या है? तो जैसे वाहन, बम फटना, पटाखे फोड़ना, खुले में कचरा फेंकना, जंगल को काटना, वनों की सुरक्षा ना करना, तो ये सब मानवीय स्रोत है, मतलब मानव इसमें हस्तक्षेप करता है। वायु प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव हैं वो क्या होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो वायु प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव हैं, तो वायु का आवागमन हमारे शरीर में कहाँ से होता है? तो नाक के थ्रू फेफड़ों में जाता है। तो वायु प्रदूषण से हमें क्षय रोग, कैंसर और दमा आदि बीमारियां हो जाती हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है उससे जो मनुष्य के फेफड़े में अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे दमा, खांसी आदि। कार्बन तथा धुआं से कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, टीबी जैसे रोग हो जाते हैं। ओजोन के प्रभाव में त्वचा कैंसर हो जाता है, आंखों के रोग और सीने में जलन, खांसी आदि रोग हो जाते हैं ओजोन के प्रभाव। तो ये कुछ गैसों के प्रभाव है। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रभाव, तीसरा है कार्बन तथा धुआं का, चौथा है ओजोन का। नहीं तो सीधा सीधा लिख दो, फेफड़ों का कैंसर होता है, दमा हो जाता है और टीबी हो जाती है, मस्तिष्क प्रभावित होता है और पेड़ पौधों की पत्तियां जल जाती हैं। इस तरीके से जल प्रदूषण के स्रोत तथा दुष्प्रभाव हम देख लेते हैं। तो जल प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत, इसके दुष्प्रभाव। जल प्रदूषण जल में होने वाला प्रदूषण। जल में अनेक प्रकार के अनावश्यक पदार्थ घुल जाते हैं जो पेड़ पौधों तथा हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के स्रोत क्या है? तो जल प्रदूषण कारखानों से निकला हुआ कचरा और कृषि में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक पदार्थ। तीसरा है रेडियोधर्मी पदार्थ। तेल के कुएं में जो तेल होता है वह रिस करके समुद्र में आ जाता है, जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं। तो जल प्रदूषण के स्रोत हैं, यही कारण है इनके, वही कारण, वही तो स्रोत है। जल प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव हैं वो क्या है? तो जल प्रदूषण से हमें विभिन्न बीमारियां हो जाती, जैसे में टाइफाइड हो जाता है और पेचिश पड़ने लगती है, टीबी हो जाती है, पीलिया आदि भयंकर रोग हो जाते हैं। प्रदूषित जल में हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस तथा हानिकारक कृमि पनपने लगते हैं, जिससे मनुष्यों को विभिन्न रोग उत्पन्न कर देते हैं। बाढ़ क्या है, ये किन कारणों से आती? जब अतिवृष्टि होती है, मतलब ज़्यादा पानी बरसता है, तब वर्षा जल नदी के किनारों की सीमा तोड़कर अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, उसे हम बाढ़ कहते हैं। मतलब ज़्यादा वर्षा के कारण जो नदियाँ होती हैं, तालाब होते हैं, लबालब भर जाते हैं, तो उनका पानी जो आसपास फैलने लगता है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के कारण कौन कौन हो सकते हैं? तो पहला है भारी बारिश या चक्रवात भी बाढ़ का कारण हो सकता है, बाढ़ का कारण हो सकती है।
और नदी के ऊपरी भागों में वनों की कटाई के कारण भी बाढ़ आ सकती है। जल निकासी की व्यवस्था न होने पर भी बाढ़ आ सकती है। तो ये बाढ़ के कारण है। अब हम सूखा देख लेते हैं। सूखा क्या है? सूखा का तात्पर्य है कि विशेष क्षेत्र में जल की कमी। जल की कमी के कारण फसलें नहीं हो पाती हैं और उनका अभाव हो जाता है। खदानों का अभाव हो जाता है, जिसे हम सूखा कहते हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है। सरकार तथा जनता सूखे के बचाव के लिए निम्न उपाय कर रही है। वो जैसे वर्षा का पानी जहाँ गिरता है वहीं रुक जाए। जल को जितना हो सके उसे सुरक्षित करें। और नेक्स्ट है कि फसलों की खेती ऐसी करें जो फसल सूखे को सह सके। और छिटकवा सिंचाई करें। ऐसे शुष्क भागों में जहाँ सूखा है वहाँ स्प्रिंकलर से सिंचाई करें। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पीने तथा पशुओं के लिए चारे का प्रबंध किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गहरा कुआं खुदवाएं, वृक्षारोपण करवाएं, वर्षा का जल बोरिंग द्वारा जल में भूतल पर डालें और नदियों में जगह जगह बांध बनाएं। तो ये सभी सूखा से बचने के उपाय हैं। अब देखते हैं ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी ये कितने प्रकार के होते हैं और ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार या मुख होता है, यानी ज्वाला का मुख होता है, जिससे पृथ्वी के भीतर का जो गर्म लावा है या गैस या राख आदि लावा के रूप में बाहर आ जाते हैं। वस्तुतः पृथ्वी के ऊपरी परत में एक विभंग होता है, जिसके अंदर के पदार्थ बाहर निकल आते हैं। ये 3 प्रकार का होता है: सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी। तो जो ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, एक तो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, एक सोया हुआ यानी सुषुप्त होता है, एक मृत ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी क्या है कि पृथ्वी की सतह पर एक ऐसी दरार या मुख है जिससे गर्म लावा, गैस या राख आदि बाहर आते हैं, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। सुषुप्त होता है मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानव जीवन पर पहला है रचनात्मक प्रभाव। ज्वालामुखी का जो प्रभाव है, इससे ज्वालामुखी फटता है और आसपास इसका लावा या राख इसकी बिखर जाती है, जिससे मिट्टी बन जाती है। यह प्रक्रिया काली मिट्टी तथा ज्वालामुखी उदर के लाभप्रद पक्षों का एक उदाहरण है। इसमें खनिज युक्त भूपर्पटियों में विकास तथा ज्वालामुखी प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो रचनात्मक प्रभाव है, इससे जो ज्वालामुखी का बिखराव है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो काली मिट्टी जैसा होता है, लेकिन इसमें खनिज तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। ध्वंसात्मक प्रभाव। तो ध्वंसात्मक प्रभाव में क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार के साथ बहते हुए लावा तथा अन्य पदार्थ व गैस मानव जीवन की वातावरण की हानि होती है। करोड़ों की संख्या में समुद्री जीव जंतु भी मर जाते हैं इसके ध्वंसात्मक प्रभाव में, विध्वंस हो जाता है पूरा। छाया किसे कहते हैं? तो छाया को पहले समझ लेते हैं, फिर उपछाया को समझेंगे। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु को आर पार से रोक देती है। तो वस्तु प्रकाश को क्या करती है कि आर पार करने से रोक देती है, जिससे उस वस्तु की दूसरी ओर एक काल ब्लैक या प्रकाशीन क्षेत्र बन जाता है। इसी प्रकाशीन क्षेत्र को हम छाया कहते हैं। तो छाया क्या है? जब किसी प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो दूसरी तरफ प्रकाशीन क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। अब अम्बरा और पेन अम्बरा। अम्बरा को कहते हैं प्रच्छाया और पेन अम्बरा को कहते हैं उपछाया। वस्तु की छाया और मध्य भाग जो अधिक काला होता है उसे अम्बरा कहते हैं। ऐसा देखा होगा जैसे प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु रख देती हैं तो वस्तु के नीचे थोड़ा सा एरिया और ज़्यादा काला होता है, मतलब और गहरी छाया होती है, जिसे हम प्रच्छाया या अम्बरा कहते हैं। और जो प्रच्छाया के चारों तरफ कम काला भाग होता है उसे हम पेन अम्बरा कहते हैं, मतलब उपछाया कहते हैं। आंधी के क्या लक्षण हैं? जब वायु दाब की भिन्नता के कारण चलती है तो हवा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ तथा निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ बहती हैं। यही हवाएं विक्षोभ या चक्रवात प्रभाव से आकर विकराल रूप धारण कर लेती हैं। यही आंधी कहलाती है।
आंधी क्या है, जब हवा का जो प्रेशर पड़ता है तो कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। तो कहीं तो कम जो वायु है कम से अधिक क्षेत्र की तरफ आएगी और कहीं अधिक क्षेत्र से कम क्षेत्र की तरफ जाएगी। तो एक ऐसे सर्किल बन जाता है। इससे क्या है कि आंधियाँ आती हैं, जिसे हम आंधी कहते हैं। जैसे गर्मियों में यही हवाएं आंधी के रूप में धूल तथा रेत भरी होती हैं। इससे पेड़ पौधों तथा धन जन की हानि होती है। कभी कभी घने जंगलों में आंधी के द्वारा पेड़ों के आसपास रगड़ने से आग लग जाती है, जिससे जीव जगत के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूकंप क्या है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप क्या है। भूकंप धरातल के ऊपरी भाग में वह कंपन विधि है जो कि धरातल के ऊपरी अथवा निचली चट्टानों के लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में न्यून अवस्था से प्रारंभ होता है। तो भूकंप यानी कि भू माने पृथ्वी, कंप माने कांपना। तो पृथ्वी जिस कारण से कांपती है उसे भूकंप कहते हैं। इसमें क्या है, पृथ्वी की प्लेटें खिसकने लगती हैं इधर उधर, इससे पृथ्वी में हलचल उत्पन्न होने लगती है। इसे हम भूकंप कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो दोष हैं वो क्या है? तो समस्थानिक का स्थान। पहले तो समस्थानिक जान लेते हैं। समस्थानिक ऐसे तत्व जिनका स्थान समान हो उसे समस्थानिक कहलाते हैं। इनका स्थान तो समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा, ये समस्थानिक। रेबीज क्या है? तो रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, जिससे हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, यानी मनुष्य पानी से डरने लगता है। वायरस है वो कुत्ते की लार में पाया जाता है। तो रोग रेबीज से रोगग्रस्त है तो गले में भयंकर पीड़ा होने लगती है तथा कुछ भी निगलने की क्षमता नहीं होती है। रोगी को पानी से डर लगने लगता है और कभी कभी ऐसा व्यक्ति भी आक्रामक भी हो जाता है, मतलब कुत्ते की तरह लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जलीय अपर्दन किसे कहते हैं? तो इसके नाम से स्पष्ट है, जल का अपर्दन। ये कितने प्रकार का होता है? तो जल या बाढ़ द्वारा मिट्टी के कटाव को जलीय अपर्दन कहते हैं। तो मतलब जल द्वारा जो मिट्टी की परत है वो बहा ले जाना ही जल अपर्दन कहलाता है। तो जल या बाढ़ द्वारा मिट्टी के कटाव को जलीय अपर्दन कहते हैं। तेज वर्षा के जल से जो बालुई मिट्टी का कटाव सबसे अधिक होता है, तो चिकनी मिट्टी का कटाव या अपर्दन कम होता है। तो अपर्दन क्या है? मिट्टी का कटाव। अब कटाव देखते हैं कि वर्षा की बूंद से अपर्दन होता है और थोड़ा थोड़ा पानी बहता है तो मृदा अपर्दन होता है, और नाले का ऐसे नालियाँ बन जाती हैं, गड्ढे बन जाते हैं और ऊपर की परत बह जाती है, बीहड़ बन जाता है, नदी तट किनारे बह जाते हैं, समुद्र तट के किनारे भी बह जाते हैं, हिमनद अपर्दन होता है, भूस्खलन होता है। अम्ल क्या है? तो वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं, या जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब बोलते हैं अम्ल और क्षार की जो क्रिया होती है उससे लवण बनता है, तो ये क्रिया कौन सी कहलाती है? तो ये उदासीनता अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। प्रबलम प्रबल क्षार की जो क्रिया करते हैं। दैनिक जीवन में हम घर्षण बल के महत्व तो देख लेते हैं। तो घर्षण बल क्या होता है? घर्षण मतलब घिसने वाला बल। बिना घिसने से काम नहीं चलता। एक खुरदली सतह पर हम बिना फिसले चल सकते हैं, और पहिए और ब्रेक के बीच लगे घर्षण बल से ही वाहन की गति नियंत्रित होती है। तो जो ब्रेक लगता है मोटर वाहनों में तो घर्षण बल पर ही कार्य करता है। जैसे माचिस की तीली है, जल जाती है तो घर्षण बल के कारण ही जल जाती है। हम बिना फिसले जमीन पर चल सकते हैं तो ये घर्षण के कारण ही चल सकते हैं। तो घर्षण क्या है? बहुत मज़ेदार है, मजा देने वाला है। जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो जड़ों का मुख्य कार्य है जमीन से पौधे को जमीन में स्थिर बनाए रखना और जल का अवशोषण करना, ये सभी जड़ों के कार्य हैं। अब मक्का, ये झकड़ा जड़ अपस्थानिक रिश्तेदार जड़ें होती हैं। जैसे प्याज में झकड़ा जड़ होती है, बैगन में और सरसों में ये मूसला मतलब मूरी कैसी जड़ होती है। मनुष्य के भोजन में पोषण की प्रक्रिया समझाइए। इससे संक्षिप्त में विभिन्न पदों का विवरण होता है। तो मनुष्य में जो भोजन पोषण की प्रक्रिया है वो क्या है? तो भोजन की प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहले
भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को ग्रहण किया जाता है, भोजन को खाया जाता है। पहले हम अपने हाथों से भोजन को मुख में पहुंचाया जाता है। जब मुख में भोजन पहुंच जाता है तो दांतों से चबा चबा कर उसे छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लेते हैं। अगर पाचन, तो पाचन क्या है, तो पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्टार्च का पाचन होता है। खाए हुए ठोस तथा तरल भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आवेषणशील होते हैं, जिसे सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता, तो इसे पाचक रसों एवं जल की जलीय अपघटन की क्रिया द्वारा ही ग्लूकोज को शर्करा और प्रोटीन को अमीनो अम्ल तथा वसा को वसीय अम्लों में तोड़ लिया जाता है तथा उनका अवशोषण कर लिया जाता है। अब हो गया अवशोषण। जब भी खाने के जो कण हैं वो छोटे बहुत महीन हो जाते हैं तो इसका अवशोषण होना जरूरी होता है। तो इस भोजन का जो अवशोषण वो आंत में हो जाता है। अब स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है? भोजन से जो मिले पदार्थ होते हैं अपनी अपनी फिक्स जगह पहुंच जाते हैं, तो स्वांगीकरण होता है। अवशोषण के बाद जो रुधिर में अमीनो अम्ल हैं, ग्लूकोज हैं तथा वसा के छोटे छोटे अणु हैं, वे कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं, जहां वह जीव उस द्रव का निर्माण करता है। बचे हुए भोज्य पदार्थों को जटिल या घुलनशील पदार्थों में के रूप में तोड़ दिया जाता है, जिससे वे कोशिका द्रव में विलीन हो जाती हैं। यह क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। बहिक्षेपण क्या है? तो भोजन के अवशिष्ट पदार्थ जब बड़ी आंत में चले जाते हैं तो वहाँ उसका अधिकांश पानी का भाग अवशोषित हो जाता है और शेष पदार्थ मूल रूप में गुदाद्वार द्वारा निकल जाते हैं। इसमें ऊर्जा का रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? तो ऊर्जा का रूपांतरण नाम से स्पष्ट है, जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है तो उसे ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। जैसे जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, जैसे विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। रूपांतरण के उदाहरण जैसे विद्युत बल्ब तथा ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदला जाता है। अब विद्युत हीटर में ऊर्जा का उपयोग ऊष्मा के रूप में होता है और सेल में रासायनिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा में होता है। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का उपयोग ध्वनि के रूप में किया जाता है। इसमें माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा बनाने में किया जाता है। मोमबत्ती जलने में रासायनिक ऊर्जा लगती है, प्रकाशीय हुआ उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। बिजली के पंखे, मिक्सी आदि विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में उदाहरण है। डायनेमो से गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना हो जाता है। भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और फैट, जल आदि खनिज लवण सभी तत्व पाए जाते हैं। तो डिबलर या रबी की फसल के बीजों को बोने का साधारण यंत्र है। इसके द्वारा छिद्रों के माध्यम से बीज बोया जाता है, जिससे फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। जैसे कल्टीवेटर है तो ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर यंत्रों का उपयोग करके खेत की जुताई की जाती है, मिट्टी को उलट पलट कर दिया जाता है। इससे मिट्टी में सुधार होता है और मेहनत और समय बच जाता है। तो डिबलर क्या है? बीज बोने वाला यंत्र डिबलर कहलाता है। कल्टीवेटर तो खेत की मिट्टी पलटाने वाले को हम कल्टीवेटर कहते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के बिंदु लिखिए। तो व्यक्तिगत स्वच्छता होती है त्वचा की देखभाल, प्रतिदिन स्नान करना, हाथ पैर की स्वच्छता करना, नाखूनों की सफाई, बालों की सफाई, वस्त्रों की स्वच्छता, दांतों की सफाई, आँख कान गले की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, शुद्ध वायु एवं जल। पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुरीकरण क्रिया है विधि में दूध को पहले आधा घंटा 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालते हैं, फिर 15 मिनट के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तुरंत 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर देते हैं और जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके ठंडे स्थान में भंडारण कर लेते हैं। इस प्रकार दूध स्वच्छ कीटाणु रहित हो जाता है और सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जबकि सादा दूध को उबालने के कुछ कीटाणु ही नष्ट होते हैं। तो पाश्चुरीकरण क्रिया क्या है? इसमें पहले आधा घंटे 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालते हैं, फिर तुरंत 15 मिनट तक 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालते हैं, फिर तुरंत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर देते हैं और जीवाणु रहित पैकेटों में बंद कर देते हैं और ठंडे स्थान में रख लेते हैं। इस प्रकार दूध स्वच्छ एवं कीटाणु रहित हो जाता है और सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जबकि सादा दूध को उबालने के कुछ कीटाणु ही नष्ट होते हैं।
ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। भूकंप आने के क्या क्या कारण है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से, पृथ्वी का सिकुड़ना, बलन तथा भ्रंश होना, भूसंतुलन, यह कृत्रिम तरीके से आ सकता है। इसका प्रभाव क्या है? तो कभी कभी अभिशाप भी वरदान सिद्ध हो जाते हैं। भूकंप से हानियां, जन धन की हानि होती है। कई बार भूकंप नदियों के मार्ग में रुकावट पड़ जाती है। समुद्री मार्ग में भूकंप आता है तो लहरें उठती हैं, जैसे जलयानों को भारी क्षति पहुंचती है। भूकंप से भूपटल तथा बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं, यातायात में बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। भूकंप से क्या क्या लाभ होते हैं? तो जितनी क्षति होती है उसका 1/100% तक लाभ नहीं होता है। कुछ अप्रत्यक्ष लाभ है। भूकंपीय तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। भूकंप भूस्खलन क्रिया होती है जो अपचय की सहायक होती है। इससे मिट्टी के निर्माण में सहायता मिलती है और कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। भूकंपों से बड़े पैमाने पर भ्रंश पड़ जाते हैं। इससे पर्वत, पठार, घाटियां आदि कई नई स्थलकृतियों का जन्म होता है। कई बार भूकंपीय भ्रंशों से जल स्रोतों का जन्म हो जाता है। कई बार मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। भूकंप से बचने के उपाय। भूकंप आने के समय विद्यालय या भवन से तुरंत बाहर खुले स्थान पर आ जाए। मकान बहुमंजिली हो तो मकान से बाहर निकल आए।